देखिए, जो फुल लेंथ क्वेश्चन है उससे चालू करते हैं, उसी को मैं डिस्कस करेंगे। जी सर। जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य। इसका जो सेकंड पोर्शन है क्वेश्चन का, ये कहता है, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर ईपीए। तो आपको इसमें ये क्वेश्चन डिमांड क्या करता है कि ईपीए क्यों लाया गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों लाया गया। ठीक है। दूसरा, इस कानून के तहत केंद्र सरकार का क्या क्या ताकत है, क्या वो कर सकता है, ये दो चीज का बात करता है। ठीक है। अच्छा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का अगर आपको याद होगा, हम क्लास में भी चर्चा की थी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक अम्ब्रेला एक्ट है। ये क्या है? अम्ब्रेला एक्ट है, यानी काफी ब्रॉड इसका कवरेज का जो बैकग्राउंड था, इस एक्ट का बैकग्राउंड था भोपाल डिजास्टर। याद कीजिए थोड़ा सा, जस्ट मैं एक हल्का आपको रेफरेंस दे रहा हूं, क्योंकि जब भोपाल डिजास्टर हुआ था तो उस समय तक हमारे पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट था, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट था, उसी के बैकग्राउंड में आया था। तो सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट जो आपका आया हुआ है वो आया ईपीए 1986। इसका बैकग्राउंड था भोपाल डिजास्टर, अम्ब्रेला एक्ट है, और इसको आर्टिकल 253 के तहत केंद्र सरकार लेके आई थी। अगर इसको देखा जाए क्यों लाया गया, अगर इसको सोच के देखें तो तीन चार चीज है। इसका लाने का ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो पहला मेजर समिट हुआ था एनवायरमेंट में, जो फर्स्ट मेजर समिट था एनवायरमेंट का, वो 1972 में हुआ था, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम। ठीक है, वो था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम 1972। इसमें कई 25-26 मुद्दों पर भारत एग्री किया था। ठीक है। तो इनको लागू करने के लिए जो उस समय आप निर्णय लिए, उसको लागू करने के लिए आप इसको लाए। इसके पहले एक चीज और याद रखना, जस्ट इससे हट करके है, इससे जुड़ा हुआ पॉइंट नहीं, जस्ट आपको रिमाइंड कराते हुए दे रहा हूं। जो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट लाया गया था, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट लाया गया था, उसका भी एक उद्देश्य था कि स्टॉकहोम में करीब 26 प्रिंसिपल पर हम लोग राजी किए थे, उसको लागू करना। ठीक। दूसरा, पहला उद्देश्य तो गया स्टॉकहोम। दूसरा इसका उद्देश्य था कि जैसे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वो बड़ा ही नैरो एक्ट है, उसमें कम चीजें कवर की गई है। ठीक है। उसका स्कोप काफी लिमिटेड हो जाता है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो बहुत ज्यादा। इसीलिए इस लॉ को लाया गया ताकि जो नया चैलेंज है, जैसे मान लो बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। आज के डेट में आप शहर तोड़ते हो तो बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग तोड़ के नया बिल्डिंग हर जगह बन रहा है, चाहे हजारीबाग हो या दिल्ली हो या मुंबई हो, पुराना बिल्डिंग टूट रहा है, नया बिल्डिंग बन रहा है। तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट आ रहा है। तो इस तरह के जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उसको डील करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाया गया। ये नहीं कि हर बार उसके लिए अलग से आप बनाएं, तो ईपीए के अंतर्गत ही उसको आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा दूसरा मुद्दा ये हो गया। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है, आपने सुना होगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और भी कई संस्थाएं आ जाती है। मान लो कोर्ट ने कुछ स्पेशल अथॉरिटी बनाया, तो उन सब के बीच में सीपीसीबी, एसपीसीबी, कोर्ट मॉनिटर्ड केसेस है या कुछ और है, उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना। ठीक है। और चौथा उद्देश्य था, ये हो गया तीसरा, चौथा उद्देश्य ये हो जाता है कि एक मिनिमम पनिशमेंट या डिटरेंट आपको इंड्यूस करना है। मिनिमम पनिशमेंट या डिटरेंट, कि मान लीजिए ये आप करें तो उस पर क्या लागू होगा। ठीक है। अगर कोई कंपनी वायलेट करती है कि भाई जो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है या कुछ ज्यादा है, जो एसपीएम की मात्रा है वो अत्यधिक है, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में अगर एक्सेस इमिशन हो रहा है तो क्या कीजिएगा,
तो उसके लिए लॉ लाएगा। अभी आप शायद पढ़े होंगे, इससे थोड़ा सा इसी पॉइंट को मतलब डायरेक्ट तो नहीं हटके आप देखिएगा, अभी आप देखे होंगे इसमें आपका झारखंड में बड़कागांव गांव वाला जो था उसमें एनजीटी 4,000 करोड़ का फाइन लगाया। तो फाइन लगाने के लिए आपके पास कोई कानून तो होना चाहिए ना। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि अगर आप एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं, एनवायरमेंटल सेफ्टी या ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर फाइन या पनिशमेंट लाया जा सके। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। स्टॉकहोम को लागू करना, एक जनरल एनवायरमेंटल लॉ लाना, अलग अलग संस्थाओं के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना, और चौथा ऑब्जेक्टिव था आपका डिटरेंट पनिशमेंट या फाइन वगैरह। अगर इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के बात करें तो क्या क्या इसके फंक्शन या पावर हो जाते हैं। देखिए, पहला चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना होगा, पहला पॉइंट कहीं भी आप डाल सकते हैं, सेंटर और स्टेट के साथ मिलकर अपने काम को कोऑर्डिनेट करेगा। क्योंकि मान लीजिए सेंटर तो अगर राज्य में बटा हुआ भी विषय है एनवायरमेंट, तो सेंटर तो मैक्सिमम यूटी पे ही काम कर सकता है ना। तो इसका काम होगा जो यूटी है और स्टेट टेरिटरी है उसके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना, पहला ये। दूसरा कि पूरे देश में, सेकेंड पॉइंट जो है पूरे एंटायर कंट्री में एनवायरमेंट पॉल्यूशन पर प्रोग्राम बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना। जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर एयर पॉल्यूशन, अभी गवर्नमेंट का एक प्लान आया था नेशनल एक्शन प्लान, ताकि जो जितने सिटीज है, अभी आप AQI देख रहे हैं, उसके थ्रू मॉनिटर करना कैसे उसको इंप्रूव करना। तो नेशन वाइड प्रोग्राम बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, वो चीज। देन अगला इसका ये जो EPA सरकार को अधिकार देता है कि वो स्टैंडर्ड बनाए, ले डाउन स्टैंडर्ड सेटअप करने की बात होती है। किसी कंपनी को आप बोलिए कि आपकी काम खराब है, तो पहला चीज होना चाहिए आपको स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि एक थर्मल, मान लो झारखंड में है जमशेदपुर, तो मैक्सिमम SO2 का इमिशन कितना होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन कितना होना चाहिए, PPM पार्टिकुलेट मैटर का अमाउंट कितना होना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना चाहिए। चौथा, भोपाल जैसा डिजास्टर आगे ना हो उसके लिए क्या क्या सेफगार्ड लिए जा सके। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग सेफगार्ड मेजर्स लेने। भोपाल डिजास्टर तो एक था, एक और आपको इंडियन एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, हट के एग्जांपल दे रहा हूं। 2 साल पहले बेरूत में, आपने नाम सुना होगा, लेबनान का कैपिटल है बेरूत। बेरूत में खूब मात्रा में फर्टिलाइजर, खाद, अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, का लाखों टन जो है बंदरगाह में रखा। वहां विस्फोट हुआ, उसके बाद बड़ा तबाही आ गया था। तो उसके बाद आपको याद होगा चर्चा में आया था कि भारत में जो चेन्नई पोर्ट है, वहां पर चेन्नई पोर्ट के पास काफी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट आकर के रखा हुआ था। तो आनन फानन में उसको हटाया गया। तो सेफगार्ड है, अगर फर्टिलाइजर रखना है तो कहां रखना है, क्या करना है, वो नियम बनाए गए। ठीक है, तो ये नियम, प्रोसीजर और सेफगार्ड बने हुए हैं कि खाद का स्टोरेज होगा तो कहां पर होगा, कीटनाशक होगा तो जैसे आप पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड जनरली बहुत हार्मफुल होता है, पेस्टिसाइड अगर स्टोर करता है कोई इंडस्ट्री तो क्या प्रोसेस और सेफगार्ड फॉलो करेगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए ये सब के बाद भी अगर दुर्घटना हो ही जाती है, इन सब के बाद भी दुर्घटना हो जाती है, तो क्या रेमेडियल मेजर लिया जा सके। अलग अलग क्षेत्र के लिए वो नियम बना, मतलब एक प्रोसीजर ले डाउन करेगा, ये हुआ तो ऐसे करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर हमको आपको पता ही नहीं है कि मान लीजिए कोचिंग में आग लग जाए तो क्या करें, तो क्या होगा, उसी तरह अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा। पहला तो कोशिश करना कि वो नहीं हो, उसके लिए आप बनाए, अगर हो गया तो उसके बाद क्या करना। जैसे अगला इसका जो EPA का एक और जिम्मेदारी, EPA के तहत केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि किस एरिया में कौन सा उद्योग नहीं होगा, किस एरिया में कौन सा उद्योग नहीं होगा। भोपाल डिजास्टर के केस में अनफॉर्चुनेटली भोपाल एक बड़ा शहर था और बड़े शहर के बीच में कीटनाशक और ये सब चीज बना रहा था, कौन, यूनियन कार्बाइड। तो सरकार ये रूल ला सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि अर्बन एरिया जहां पर म्युनिसिपल लिमिट है उससे 20 किलोमीटर बाहर, 25 किलोमीटर बाहर में ही आप उसको बनाइएगा। तो
रेस्ट्रिक्शन हो जाता है एरिया जहां पर बनाया जाए। एक आपको उदाहरण देता हूं इससे थोड़ा सा हट करके सोचने के लिए। जो एटॉमिक पावर प्लांट आप देखिएगा दूर दराज इलाके में बनते, कहीं पास में नहीं बनते। तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि किस तरह के उद्योग कहां पर लगेंगे, किस पावर कहता है, ईपीए कहता है। ठीक है। देन जो हजार्डस सब्सटेंस है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए और उसके जांच के लिए, एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड के लिए प्रोसीजर को सेटअप करना। जैसे कि मान लो आपने 10 उद्योग को आइडेंटिफाई किया कि ये चीज है। जैसे अभी मान लिया आप बात कीजिए कि अभी सब लोग इलेक्ट्रिकल बैटरी का, इलेक्ट्रिकल ऑटो का बात चल रहा है, तो उसमें लिथियम है। तो लिथियम बैटरी जो बनाने वाला इंडस्ट्री है वो किस तरह का हजार्डस सब्सटेंस इमिट करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा। ठीक। उसके अलावा मान लीजिए आगे चल के लिथियम से जो इमिशन हो रहा है जो है उसको कम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। ईपीए के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, रिसर्च कर सकती है फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो मान लो हम बात करें कि आज सोलर पैनल से क्या पोल्यूशन हो रहा है, तो सोलर पैनल को किस तरह से रिसाइकल किया जाए, इस तरह के चीजों को वो काम कर सकता है। ईपीए जो है, ईपीए अधिकार देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को के तहत, इस ईपीए के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डेडिकेटेड लैब और इंस्टीट्यूशन, एक तो हो गया लैब सेटअप कर सकती है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार है वो रिसर्च को भी सैंपल भेज सकती है। ठीक है। वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन को भी सैंपल भेज सकती है। मेरी आवाज आ रही, नेट कट तो नहीं रहा बीच बीच में? क्लियर है सर। ठीक है। और आवाज आ रहा है ना? असल में हम बाहर है तो थोड़ा सा नेट का दिक्कत आ रहा है यहाँ पर। ठीक है नहीं सर, क्लियर है। ठीक। तो ये हो गया, या तो सैंपल वो अपने लैब सेटअप करके जांच करा सकती है, दूसरा अधिकार है कि वो सीपीसीबी, एसपीसीबी या आईआईटी या किसी और संस्थान को भी दे सकती है सैंपल। ईपीए उसको अधिकार देता है वो सैंपल किसी और के पास भी भेज सकती है। ठीक है। और वो मैनुअल ला सकती। हाँ, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसका सेक्शन 3(3) है। आपके जो नोट्स है उसमें सेकंड या थर्ड पेज में होगा, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा। पहला पेज में ये सारा जनरल पॉइंट है। सेकंड में एक इंपॉर्टेंट अधिकार है, ये कहता है, उसका सेक्शन 3 है ईपीए का, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंस्टिट्यूट एन अथॉरिटी और अथॉरिटीज टू एक्सरसाइज द पावर and perform its function under section 3 of environment protection act। तो या तो एक अथॉरिटी भी बना सकता है या 2-3 तरह के अथॉरिटी भी बना सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि ना केवल एक बल्कि कई तरह के अथॉरिटी को बना करके वो चीजों की जांच कर सकता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पर, ये तमिलनाडु का कुछ केस था, उसके तहत उसने एक अथॉरिटी का गठन किया था, लॉस ऑफ इकोलॉजी अथॉरिटी। तमिलनाडु में कुछ स्पेसिफिक केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट पास किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी टेम्पररी पर्पस के लिए सेटअप की थी, जिसका नाम था लॉस ऑफ इकोलॉजी अथॉरिटी, कि उस मामले में कितना ज्यादा डैमेज हुआ है, उस मामले में मान लीजिए डैमेज का एक्सटेंट क्या है, अगर डैमेज का एक्सटेंट है उसका जांच होगा, उस जांच के आधार पर उसको कंपनसेशन भी तय किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ईपीए के तहत आपको याद होगा कि गवर्नमेंट कई तरह के, सेक्शन 3 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे चाहे तो वो खुद भी अथॉरिटी बना सकती है। जैसे एक अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है जिसका नाम है नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैसे आज के डेट में आप गोवा जाते हैं या मान लीजिए मालदीव, ये लक्षद्वीप जाते हैं जो, या अंडमान जाते हैं, तो वहां पर कोस्टल एरिया को कैसे मैनेज किया जाए, क्या क्या एक्टिविटी हो, क्या क्या नहीं हो, उसके लिए है नेशनल
कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ईपीए के तहत केंद्र सरकार समय समय पर रूल लाते रही है, अलग अलग तरह के रूल लाते रही है ईपीए के तहत। आपको बायोटेक का याद दिलाएं तो बायोटेक में आपको याद होगा कि बायोटेक में हम लोग बात किए थे कि जो जीएम क्रॉप है भारत में या जीएम फूड है उसको रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन है? जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। वो किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। और वो किस रूल के तहत काम करता है? तो रूल है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल। ठीक है, तो इसका फिर से मैं एक बार सुना देता हूं, बायोटेक से जुड़ा हुआ था, दोबारा आपको सुना देता हूं। मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, रूल 1989। तो ईपीए के तहत अलग अलग रूल लाया गया। अभी प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक रूल 1999 में आया। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का रेगुलेशन लाया है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल 2000। अच्छा, अभी देखा गया कि हर शहर में, म्युनिसिपल में काफी ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, तो इसके तहत लाया गया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ठीक है, तो ये काफी एक्सटेंसिव एक्ट है। और ईपीए के तहत 5 साल तक का जेल, 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख का फाइन तक लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर उसके रूल रेगुलेशन को वायलेट किया जाता है, प्रूव हो जाता है, तो 5 साल का जेल और 1 लाख तक का फाइन इंपोज किया जा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण पहलू है जो ईपीए को इंपॉर्टेंट बनाता है, वो है ईआईए। नाम आपने सुना होगा, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का जो गाइडलाइन इशू हुआ है वो हुआ है ईपीए 1986 के तहत। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक पैराग्राफ एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा डालना पड़ेगा। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या जिस, मान लो चूंकि स्पेसिफिक ईआईए का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कम से कम 4 से 5 लाइन जरूर डालिए ईआईए के, क्योंकि आज के डेट में जितने भी परियोजनाएं हैं सबकी होती है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। और ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को ऑथराइज करता है कौन? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो उसमें 2-4 लाइन में ये डालना है, 5 लाइन में, कि बड़े प्रोजेक्ट का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इसमें इंपैक्ट असेसमेंट में 2-3 चीज कवर किया जाता है। जो कवरेज होता है, पहला कवरेज एरिया है, जैसे लैंड यूज कितना हो रहा है, सॉइल पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, वाटर क्वालिटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, एयर क्वालिटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। ठीक, प्लस सोसाइटी पे इंपैक्ट क्या हो रहा है, तब बात को कंपेयर किया जाता है। तो ईआईए एक महत्वपूर्ण पहलू है जो इमिनेट करता है कहां से? एनवायरमेंट इंपैक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इतना देकर के आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ईआईए से एंड करके उसके बाद आपको जो अच्छा लगे एक आप इन्फ्लुएंस कर दीजिए। शुरू में ऊपर में आ गया, लास्ट में आप दीजिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। जितने भी बड़े परियोजना है उसमें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कंपलसरी है, ताकि उस परियोजना का जो दुष्प्रभाव है उसको मिनिमम पर हम लोग मेंटेन कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ईपीए 1986। अच्छा, यहां तक आंसर क्लोज हो गया। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया आपका ईआईए का। अच्छा, यहाँ पर जस्ट हट करके जो इससे क्वेश्चन रिलेटेड है थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। एक होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और एक होता है जीन एडिटेड क्रॉप। ठीक है, तो जीन एडिटेड क्रॉप को आज के डेट में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से अलग किया गया था। ईपीए के तहत नहीं आए, इसीलिए उसको अलग किया गया था।
ईपीए के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। ईपीए को इम्प्लीमेंट करने में काफी जो उसके रूल रेगुलेशन गाइडलाइन है वो काफी स्ट्रिक्ट रहे हैं ईपीए के, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, ये आपका है बायोलॉजी से, ठीक है, जीन रेगुलेशन। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन which play critical role in sustaining the different phase of life in organism। क्वेश्चन कहता है, जीन नियमन के विभिन्न तंत्रों का वर्णन करें जो एक जीव में जीवन के विभिन्न चरणों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बेसिक थीम क्वेश्चन का क्या कहता है कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम लोग में लगभग 30,000 जीन है, ह्यूमन जीन में सारा जीन एक साथ एक्सप्रेस हो रहा है, किस समय में कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है उसका रेगुलेशन मैकेनिज्म पे चर्चा करना है। जैसे आप जस्ट क्वेश्चन चालू करने के पहले एक्सप्लेनेशन आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बच्चे थे तो पहला दांत निकला टूट गया तो दूसरा परमानेंट टीथ आया। अब क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब जो दांत बनाने वाले जीन थे जिससे टीथ बनता था वो अब सेकंड परमानेंट टीथ आने के बाद वो साइलेंट हो गया, वो जीन अब एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो क्या क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू, क्योंकि ये जीवन को संरक्षित करने के लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो जीन रेगुलेशन के बारे में देखते हैं। तो जीन रेगुलेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। जीन रेगुलेशन का मतलब ये होता है, जीन रेगुलेशन मींस डिफाइनिंग द पीरियड व्हेन द जीन विल बी एक्सप्रेस्ड। किस समय वो अपना काम करेगा एंड व्हेन इट विल नॉट, कब वो काम करेगा जीन, कब वो काम नहीं करेगा। यानी कि जीन के फंक्शन को के टाइम पीरियड को डिफाइन करना, किस समय वो काम करे। अच्छा, जीन काम कैसे करता है? अगर हम जीन के काम करने की विधि को देखें तो उसी से उसका रेगुलेशन निकलेगा। तो जीन के काम करने का विधि होता है, सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से फिर जाके प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहें? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए के ऊपर जो प्रोटीन बना वो क्या हो गया? ट्रांसलेशन। तो पहला स्तर होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, पहला स्तर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, जहां पर डीएनए पर एमआरएनए बनेगा। दूसरा आएगा ट्रांसलेशन। अच्छा, तो जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो जीन है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या है? जीन। तो सबसे पहले होता है कि अगर हम डीएनए में मॉडिफिकेशन कर देते हैं, पहला रेगुलेशन मेथड होता है मॉडिफिकेशन इन डीएनए। मॉडिफिकेशन इन डीएनए, जो डीएनए है उसके अंदर कई तरह के चेंजेस लाए जाते हैं, जैसे मिथाइलेशन। जैसे एक एग्जांपल है मिथाइलेशन। अगर मिथाइल ग्रुप को उस पर्टिकुलर जीन में ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ये हायर लेवल का क्वेश्चन आया था आपके यहाँ, जो टॉपिक डाला है वो थोड़ा हायर लेवल का टॉपिक डाल दिया है। तो अगर हम डीएनए को मिथाइलेशन कर देते हैं, डीएनए का मिथाइलेशन होता है, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, तो उसका एक्सप्रेशन कम हो जाता है। तो पहला लेवल हो गया कि आपने डीएनए में मिथाइलेशन कर दिया। अच्छा, दूसरा जो रेगुलेशन का कंसेप्ट आता है वो आता है कि ऑपेरॉन कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है, 12th के बायोलॉजी में पढ़ेगा, एक कंसेप्ट दिया है ऑपेरॉन कंसेप्ट, ठीक है। ऑपेरॉन जीन एक्सप्रेशन का एक कंसेप्ट जो बायोलॉजी किताब में 12th वाले में दिया हुआ है, ऑपरेन कंसेप्ट। जीन को रेगुलेट करने के लिए ऑपेरॉन कंसेप्ट दिया गया। ऑपेरॉन जो है एक रेगुलेटरी एरिया है, ठीक है। इसमें ऑपेरॉन में एक होता है प्रोमोटर, दूसरा होता है ऑपरेटर। जो ये जो आपका ऑपेरॉन है उसमें एक प्रोमोटर होगा, एक ऑपरेटर होगा और फिर स्ट्रक्चरल जीन होगा। प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। इसके कई एक आता है
ट्रिप्टोफैन ऑपरेट। तो जो आपका प्रोमोटर है, प्रोमोटर जो है कुछ प्रोटीन बनाता है और वो जाकर के ऑपरेटर से बाइंड करता है। प्रोमोटर कुछ प्रोटीन बनाया, इसमें दो तरह का रहता है। एक हुआ कि प्रोमोटर ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन गया और जाके ऑपरेटर से जुट गया। ठीक है, प्रोमोटर ने प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन जाके जहां जुट गया, ऑपरेटर से जुट गया। जब ऑपरेटर से वो जुट जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए के ऊपर एमआरएनए बनाता है वो जुट नहीं पाता है। ये तरीका होता है। ठीक है, प्रोमोटर ने क्या बनाया, रेगुलेटरी प्रोटीन बनाया, वो जाके जुट गया कहां, ऑपरेटर पे। जब वो ऑपरेटर पे जुट गया तो ऑपरेटर पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं जुट पाया, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चूंकि नहीं जुट पाया तो आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो प्रोमोटर ऑपरेटर, उसके बाद क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स, जो भी जीन उसमें आ जाता है उसको जो लास्ट। तो पहले आपका ये जो ऑपरेंट कॉन्सेप्ट में सबसे शुरुआती सेगमेंट में हो जाएगा प्रोमोटर, उसके बाद हो जाएगा ऑपरेटर और उसके बाद आएगा स्ट्रक्चरल जीन। तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर पे नहीं जुट पाएगा तब तक उन जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब तक उन जीन का एक्सप्रेशन नहीं आ जाएगा। तो ये तो हो गया ऑपरेंट कॉन्सेप्ट का, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल रहता है। एक तो ऑपरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। हम लोग बात किए थे प्रोकार्यो, आपको याद होगा सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकार्योट, यूकार्योट। प्रोकार्योट और यूकार्योट। प्रोकार्योट में क्या था, न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं था। प्रोकार्योट में जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली अटैच होते हैं। प्रोकार्योट में जैसे ई है, डी हो गया, मान लिए 5 जीन है, तो अगर हम प्रोकार्योट की बात करें तो पांचों जीन लगातार एक दूसरे के पीछे अटैच रहे। पांचों जीन एक दूसरे के पीछे जुड़े हुए रहेंगे। ये रहेगा किसमें, प्रोकार्योट। यूकार्योट में ऐसा नहीं होता है। यूकार्योट में, यूकार्योट में देखा जाता है जब एमआरएनए बना, ठीक है, जब एमआरएनए बन के आता है तो उसमें कंसेप्ट होता है इंट्रॉन और एक्सॉन का। एमआरएनए बन के आया तो क्या हुआ, जो मैसेंजर आरएनए बना उसमें दो चीज होता है, एक नाम है इंट्रॉन और एक्सॉन। जब एमआरएनए बन के आया तो इंट्रॉन पोर्शन को काट के निकाल देते हैं और एक्सॉन पोर्शन जो है वो आपस में जोड़ देते हैं। तो एमआरएनए की फर्दर स्प्लाइसिंग होती है। ठीक है, इंट्रॉन हट जाएगा, एक्सॉन रहेगा, एक्सॉन वाला पोर्शन, और उसके हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस होता है इंट्रॉन एक्सॉन का। ठीक, तो अब ट्रांसक्रिप्शन हो गया। पहले एमआरएनए बना, एमआरएनए से इंट्रॉन कट के निकल गया, एक्सॉन जो पोर्शन है उसका हुआ। नेक्स्ट कंट्रोल होता है स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए। आरएनए को स्टेबलाइज किया जा सकता है साइटोप्लाज्म में कुछ सर्टेन केमिकल या बाइंडिंग फैक्टर से जोड़ करके, तो वो स्टेबल रहेगा। नहीं तो आरएनए अनस्टेबल होता है। अगर जल्दी आरएनए नष्ट हो गया तो थोड़ा सा प्रोटीन बना, अगर आप आरएनए को आप स्टेबलाइज कर दिएगा तो ज्यादा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अगला लेवल होता है जीन रेगुलेशन का। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन की बात आता है। ट्रांसलेशन के में रेगुलेट होता है फैक्टर्स के द्वारा। कई सारे फैक्टर होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उनके प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन होगा। एमआरएनए बन गया, राइबोसोम भी है, लेकिन प्रोटीन तब तक नहीं बनेगा जब तक वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वहां पर प्रेजेंट हो गए। एक कंट्रोल हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के, अलग अलग तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। ठीक, अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो गया, प्रोटीन बन गया। प्रोटीन बनने के बाद उसके बाद जो कंट्रोल होता है उसको कहते हैं पोस्ट ट्रांजैक्शनल, पोस्ट ट्रांसलेशन कंट्रोल।
ट्रांसलेशन का मतलब हो गया प्रोटीन का बन जाना। प्रोटीन के अंदर भी जो शुरू में एंजाइम, जो शुरू प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को भी काटा जाता है। उस प्रोटीन, जो शुरुआती प्रोटीन बना, वो एक्चुअली फंक्शनल प्रोटीन नहीं होता है। उसके कुछ हिस्सों को काट दिया जाएगा। जब कुछ हिस्सों को काट देते हैं तब जाके वो एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये नेचर का मैकेनिज्म है। जैसे हम लोग के पेट में पेप्सिन बनता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो जो पेप्सिन है प्रोपेप्सिन के फॉर्म में बनता है। अगर पेप्सिन डायरेक्टली बनेगा तो उस सेल को नष्ट कर देगा। तो प्रोरेनिन, प्रोपेप्सिन ऐसे करके कुछ चीजें बनती है। जब वो एंजाइम निकल के बाहर आएगी सेल से डाइजेस्टिव सिस्टम में, ट्रैक्ट में, तब वो प्रोरेनिन या प्रोपेप्सिन चेंज कर जाता है पेप्सिन में, तब जाके वो एक्टिवेट होगा। यानी उस प्रोटीन का एक हिस्सा कट जाएगा, तब वो एक्चुअल फंक्शनल मोड में आएगा। इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांजिशनल कंट्रोल। तो इस तरह के माध्यम से आप डीएनए के, सॉरी, जीन के रेगुलेशन को कंट्रोल करते हो। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द मैकेनिज्म जिसके द्वारा हम जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल का मैकेनिज्म अगर हम देखें कहां कहां पर था, फिर से एक हल्का सा जस्ट रिमाइंड करते हुए, पहला कंट्रोल था डीएनए के लेवल पे। ठीक है, कि डीएनए में मॉडिफिकेशन कर दिया गया। दूसरा, डीएनए से जब आरएनए बन रहा है उसको रेगुलेट करने का कोशिश किया गया, ऑपरेंट कॉन्सेप्ट ये सब करके। तीसरा, जब आरएनए बन गया तो आरएनए में राइबोसोम के अटैचमेंट के लेवल पे ही वो हो गया। चौथा लेवल हुआ जब आरएनए से प्रोटीन बन गया, तो प्रोटीन एक्चुअल फंक्शनल प्रोटीन ना बन के उसके बिफोर वाला प्रो एंजाइम टाइप का बना। जब प्रो एंजाइम टूटा तब जाके एक्चुअल एंजाइम बना। इन सब मैकेनिज्म के द्वारा आप जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ताकि एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ टाइम पे वो बने, एग्जैक्ट टाइम ऑफ मोमेंट पे वो फंक्शनल, एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ टाइम पे वो फंक्शनल। ठीक है, देन आप आइए, एक क्वेश्चन है साइबर क्राइम पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 में बाद में आते हैं मुझे। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनस। अलग अलग तरह के साइबर क्राइम क्या क्या है, उनसे उबरने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए। देखिए, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अलग अलग तरह का साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम से डील करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए। तो इस क्वेश्चन को मेरे समझ से सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करें कि इसमें अलग अलग साइबर क्राइम क्या है। उसके बाद तब इंस्टीट्यूशनल मेथड को सेकंड हाफ में डाल दें कि क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर अलग अलग तरह के साइबर क्राइम की बात करें तो सबसे सिंपल अगर हम लोग बात करें तो एक था फार्मिंग, एक था फिशिंग। सबसे इजी था फिशिंग। लालच देकर किसी के आईडी को, किसी के पिन को, किसी के अकाउंट नंबर को, पासवर्ड को हासिल करना क्या था, फिशिंग। पहला टाइप ऑफ साइबर क्राइम था फिशिंग, PHISSIS फिशिंग। लालच दिया मछली के कांटे में, आप उस लालच में झांसे में आ गए तो वहां पर फिशिंग। दूसरा टाइप का क्राइम था फार्मिंग। फार्मिंग का जो लेवल है, लेवल ऑफ क्राइम, वो फिशिंग से थोड़ा ऊपर है। फार्मिंग में क्या होता है, फिशिंग में खाली लालच दिया। फार्मिंग में आप एग्जैक्ट मिलता जुलता, अच्छा फिशिंग में ये भी था, आप याद करो कि पहले जो है ये केवल मेल के थ्रू होता था क्राइम। आज की डेट में मेल के थ्रू भी हो रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू भी हो रहा है, फोन कॉल के, यानी वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करा। एक चीज शुरू में ही डाल देते ना कि जो साइबर क्राइम के लिए ऐसा नहीं खाली मेल हो रहा है, साइबर क्राइम के लिए जितने भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसका माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है साइबर क्राइम। फिशिंग के बाद आज ये फार्मिंग थोड़ा सा हायर लेवल पे है। एक तो होता है कि एकदम एग्जैक्ट वेबसाइट बनाया जाता है बैंक का, ई कॉमर्स वेबसाइट का। दूसरा, आपके सिस्टम को भी करप्ट कर देता है। आप सही भी
वेब आप सही भी अपने ब्राउजर में सही भी मेल एड्रेस टाइप करते हैं, या आप अपने ब्राउजर में सही साइट एड्रेस टाइप करते हैं तो भी गलत एड्रेस पे लेके चले जाता है। ठीक, तो ये दो हो गया। इसी में एक चीज आता है, याद कीजिए, इसको कहता था बॉट, बॉट एंड बॉटनेट। एक और तरह का क्राइम था बॉट। बॉट ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, अगर अच्छा काम करे तब तो ठीक है, लेकिन बॉट क्या करता है, कई सारा बॉट कंप्यूटर में कमजोरी खोजता है, उसमें आके जुट जाता है, और हजारों कंप्यूटर का ये जो जुटाव वाला एरिया, ये क्या कहलाता है, बॉटनेट। बॉटनेट बॉटनेट के माध्यम से आप किसी तीसरे कंप्यूटर पर हमला कर सकते हैं। बॉटनेट के माध्यम से आप किसी तीसरे कंप्यूटर पर हमला कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे कंप्यूटर पर आप हमला कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरह का क्राइम जो हायर लेवल पे क्राइम था, वो था डिनायल ऑफ सर्विस। याद कीजिए, डिनायल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डीओएस और डीडीओएस। यानी बॉटनेट के माध्यम से हजारों कंप्यूटर बॉटनेट में कब्जे में उसने ले रखा है, वो यूपीएससी या किसी बैंक साइट को रिक्वेस्ट भेजता है, तो बैंक या यूपीएससी का वेबसाइट का भी कैपेसिटी हुआ कि सर्टेन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर सके। बियॉन्ड दैट वो उस रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सका। जब उस रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सका तो वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाया। नतीजा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, डीडीओएस। तो आज के डेट में भारत सरकार इसके लिए भी तैयार कर रहा है। अच्छा, देन आइए रैंसमवेयर। रैंसमवेयर, इसमें बॉट के माध्यम से या वायरस के माध्यम से गवर्नमेंट के डेटा बैंक को वो लॉक कर देता है, और अनलॉक करने के लिए क्या करता है, वो पैसा मांगता है। इसमें आप रेफरेंस दे सकते हैं, साइबर अटैक हुआ था कहां, एम्स में अटैक हुआ था। एम्स का सर्वर को उसने रैंसमवेयर से अफेक्ट हुआ था, लगभग 10 दिन तक ये आपका इफेक्ट रहा था। तो काम क्या हुआ था, मैनुअली करना पड़ा था, पहले सारा ऑनलाइन था। अभी जस्ट लास्ट वीक दोबारा एम्स के सर्वर पे हमला किया गया था, लेकिन इस बार वो फेल कर गया। इस बार वो फेल कर गया। ठीक है, अच्छा, देन अगला क्राइम है, ये तो हो गया उधर से। अगला टाइप का क्राइम है इन्वेस्टमेंट क्राइम। आपको तरह तरह का आएगा, इतना पैसा लगाइए, आपके नीचे 4 लोग होगा, उस 4 के नीचे एक और 4 लोग होगा, इन्वेस्टमेंट का स्कीम। ऐसा चीज ऑनलाइन के माध्यम से लोग आते हैं, समझाते हैं। भाई मान लो बैंक आपको 10% ब्याज दे रहा है या 6% ब्याज दे रहा है, मैक्सिमम 6 से 7%। तो कैसे कोई सिस्टम आपको 25% रिटर्न दे देगा जब तक आप खुद व्यापार नहीं कीजिए। आप उस लालच में आ गए, आपके नीचे 4 लोग आ जाएगा, पॉन्जी स्कीम टाइप का इन्वेस्टमेंट। अभी नोएडा में एक स्कीम आया था, बाइक बॉट स्कीम। आपसे पैसा लेकर के बाइक लगाएंगे, वो बाइक किराए पे चलाएंगे, वो किराए पे लगाएगा, आपको 5-5, 8-8%, 7-7% हर महीने दिया जाएगा। तो ये होता है पॉन्जी स्कीम या इन्वेस्टमेंट स्कीम या मल्टी क्या कह लो उसको, पिरामिड स्कीम। आपके नीचे 3, उसके नीचे 3, वो जो कमाया वो आपको आया, इसका टोपी उसके सर, उसका टोपी उसका सर। ठीक है, फिर होता था कि कई सारा जो फॉरेन नाइजेरियन स्कैम काफी चर्चा में आया, कि मेल आता है कि कहीं कोई डेथ हो गया, आपके लिए ये है वो है। ठीक है, वो वाला स्कैम हो गया। नाइजेरियन मेल के थ्रू आता है कि कहीं कोई मर गया, ये हो रहा है। अभी एक और फ्रॉड हुआ है, जो मैरिज का वेबसाइट है उससे डेटा उठा ले रहा है। ठीक है, मैरिज के वेबसाइट के थ्रू डेटा उठा ले रहा है। और अभी सबसे रिसेंट में क्राइम हो रहा है, क्राइम हुआ है कि आपके पैन और आपके सीए या कहीं कहीं से मिला करके आपका आधार और पैन लेकर के उसने कंपनी खोल ली और कंपनी में जीएसटी रिफंड लिया है। अभी नोएडा में 10,000 लोगों के साथ 10,000 लोगों का आधार आधार और आपका क्या नाम है, आधार और पैन मिला के कंपनी खोल ली गई और जीएसटी का रिफंड लिया। अभी खूब छापा चल रहा है उसमें। ठीक है, अभी सबसे भयंकर छापा इसी में चल रहा है। 10,000 लोग का ये किया गया जीएसटी रिफंड स्कैम। तो अच्छा, देन बिजनेस फ्रॉड, एक आपको बताया था मैन इन द मिडिल। फिर एक तरह का क्राइम है रिक्रूटमेंट में, बहाली में। जैसे चर्चा में चल रही है कि टीचर की बहाली होगी, झारखंड में टीचर की बहाली होगी, अचानक वायरल कर दिया कि भाई टीचर का बहाली हो रहा है, वेबसाइट बन गया कि हाँ इस पे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए।
टीचर का जैसे सरकार ने अनाउंस किया, सरकार के अनाउंस करने के पहले हल्ला था कि हाँ वैकेंसी निकलेगी, जो फ्रॉडस्टर है वो तैयार है, एक ऑल्टरनेटिव वेबसाइट पेमेंट गेटवे बना के रेडी है। जैसे सरकार घोषणा की, सरकारी वेबसाइट आने के पहले आ गया। ये दिल्ली दिल्ली में टीचर रिक्रूटमेंट में हुआ है और भी कई जगह हुआ है। अच्छा, इसी में ये हो गया। तो कई प्राइवेट कंपनी भी कहती है कि भाई हम किसी को ऑफर नहीं भेजते हैं, ये मेथड होगा। अच्छा, एक और होता है कि ये कि रिफंड वाला, कि गलती से आपके पास पैसा चला गया है, क्यूआर ज्यादा, उसको आप लौटा दीजिए। तो ये वाला में क्यूआर कोड अगर कोई भेजे तो उसको स्कैन नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ फ्रॉड हुआ। अब इसका उपाय क्या है? अब इसका उपाय क्या है? देखिए, इन फ्रॉड को चेक करने के दो तीन सिंपल उपाय। फ्रॉड को चेक करने के, पूरा फ्रॉड तो आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इस फ्रॉड को, साइबर क्राइम को रोक करने के क्या क्या उपाय? पहला होता है इंडिविजुअल अवेयरनेस। पहला चीज क्या है? इंडिविजुअल अवेयरनेस। भाई आपको लालच में नहीं फंसना है। दूसरा, हर बैंक से, हर जगह से आज डेट में मैसेज आता है कि आप किसी भी, बैंक भी कहता है, इंश्योरेंस कंपनी भी कहता है, बाकी लोग भी कहते हैं, कभी भी फोन करके आपसे आपका पर्सनल डिटेल नहीं मांगते। तो जब कोई मांग रहा है तो उसको आप मत दीजिए। पहला पहला है कि पर्सनल केयर, जिसमें आपको डेटा शेयर नहीं करना है। दूसरा, समय समय पर अपने पासवर्ड को, जो टाइम है 6 महीने 4 महीना, उसको चेंज करते रहना। कॉमन पासवर्ड नहीं रखना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बहुत कॉमन है लोगों का, आगे पीछे जोड़ करके लोग कर लेता है। राम अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, श्याम, मोहन डेट ऑफ बर्थ कर दिया, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आप अपने कार्ड का डिटेल, अच्छा, जब आप एटीएम यूज करें तो वहां देखें कि जो बिजी एटीएम है वहां से यूज करें, ऐसा नहीं अननोन वाले में। देन ये तो हुआ इंडिविजुअल। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में सबसे पहले आता है कि हमारा जो मेन एजेंसी है उसका दीजिए सर्ट इन। सर्ट इन मेन एजेंसी है जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम कर रहा है। सर्ट इन क्या लेके आया? साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र के माध्यम से आपको फ्री बॉट डिटेक्शन सर्विस दे रहा है, आपको फ्री सॉफ्टवेयर दे रहा है कि आप अपने कंप्यूटर को स्कैन कीजिए। तो क्या करेगा? बॉट या बॉटनेट को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो पहला तो हो गया साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र। दूसरा, जो सर्ट इन है, सर्ट इन अलग अलग इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा है। अभी जैसे देखिए, रेलवे वाले में भी हंगामा चल रहा है कि जो सिग्नलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई, तो वो भी आज कहीं कहीं एक जूनियर इंजीनियर कोई गायब है, तो सही है गलत है कहना मुश्किल है, लेकिन बोला जा रहा है कि सिग्नलिंग के साथ छेड़ की गई है, कि वो ग्रीन नहीं रेड होना चाहिए, तो ग्रीन कैसे हुआ? तो जो सिग्नलिंग सिस्टम है, पावर सिस्टम है, उसको आपको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एम्स में साइबर क्राइम के बाद आज के डेट में जितने भी एम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में एक हनी पॉट सर्वर बैठा रहा है सर्टिन, ठीक है। तो पहले सर्टिन आपसे डेटा मांगता था कि आप किस किस वेबसाइट पे गए, अब वो चीज खत्म कर रहा है सर्टिन। सर्टिन मेन एजेंसी जैसे एम्स और बाकी जगह हनी पॉट सर्वर बैठा रहा है, जो ऑटोमेटिकली डेटा इकट्ठा कर ले रहा है कि आपके यहां से किस किस वेबसाइट को एक्सेस किया गया और कौन कौन बाहर का वेबसाइट आपके सिस्टम में आया। तो जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर इसी में डालना है स्पेशल केयर फॉर पावर सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, रेलवेज के लिए सर्टिन काम कर रहा है, ठीक है। पांचवा पे की इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध को बढ़ाना। और अगला एप्लीकेशन है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का भी रोल होता है। सिविल सोसाइटी को देखो, हर चीज गवर्नमेंट से नहीं कर सकते हैं। एक क्लासिकल एग्जांपल आया था, यूपीएससी कुछ साल पहले क्वेश्चन पूछा था, साइबर ड्रोन, ठीक है, कुछ साल पहले फुल लेंथ क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था, साइबर ड्रोन। साइबर ड्रोन परियोजना एक सिविल सोसाइटी की परियोजना थी जो सरकार के साथ मिलकर चल रही है। साइबर ड्रोन में पुलिस, गवर्नमेंट, एकेडमिक्स, प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल सब लोग पार्टिसिपेट किए, ताकि केरल में जो साइबर स्पेस है वो सेफ साइबर स्पेस हो सके अगेंस्ट क्राइम, अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ये सब चीज, ठीक है।
तो इंडिविजुअल हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, सिविल सोसाइटी आ गया। इंस्टीट्यूशनल में आप सर्ट इनको दे दीजिए, और भी किसी का देना है तो मेन तो सर्ट इनका है मेरे समझ से दीजिए, क्योंकि वो मेन एजेंसी है भारत में। साइबर सिक्योरिटी की मेन जिम्मेदारी मिली है किसकी? सर्ट इनकी, ठीक है। और तब आ जाइए लास्ट आप दे दिए कि सिविल सोसाइटी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका क्लासिकल एग्जांपल है साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट जो केरल में देखा गया, और भी कई जगह ये चीज हो रहा है। पुलिस क्या कर रही है? इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों को ले रही है। ये देखो, इसको आप कॉमन सेंस में सोचो कि जो पुराना हवलदार है, पुराना सिपाही है, पुराना एसपी भी है जो रिक्रूट हुआ है, वो उस दौर का है जब कोई साइबर वर्ल्ड एग्जिस्ट उतना नहीं करता था, वो उसमें कभी एक्सपर्ट नहीं होगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ टाई अप करके, और भी टेक्निकल संस्थान है उसके साथ टाई अप करके आप चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है देना ये, हाँ, साइबर क्राइम पे तो देखो, ये इतना आप अपने से भी जो आपको अच्छा आइडिया लगता है डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल में आप अपने से भी डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। आपको कोई अच्छा एग्जांपल नजर आता है, उस एग्जांपल को आप कोट कर सकते हैं। झारखंड पुलिस भी देखो समय समय पे आपको ग्रुप में डाल लेते, झारखंड पुलिस, अलग अलग राज्य पुलिस भी, राज्य सरकार और पुलिस भी लोगों के लिए सामान्य बुकलेट्स दे रही है, ऑनलाइन बुकलेट जारी कर रही है कि क्या करे क्या ना करे, ठीक है। अब आइए, एक क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड वेव, एक क्वेश्चन है आपका अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट आर अल्ट्रासाउंड वेव्स, डिस्क्राइब द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। देखिए, मानव की जो हियरिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक होती है, किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज तक। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो क्या कहलाएगी? अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ह्यूमन में सुनने की क्षमता कम होती है, जो जानवर होते हैं, या कई बार देखिएगा बच्चे का भी सुनने का क्षमता मानव से ज्यादा होता है। बच्चों को कई बार ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ेगी जो बड़ों को तो सुनाई नहीं पड़ती है। अब अल्ट्रासाउंड का यूज क्या क्या होता है? सबसे पहले यूज में आते हैं हम इसका, जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं वो है मेडिकल डायग्नोस्टिक। इसी को आप कहते हो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी भी कहते हैं। इसका एक नाम है सोनोग्राफी, ठीक है। तो इसके द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा या सोनोग्राफी के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों, आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो पेट पर जो, या जनरली हम लोग जो होता तो कई अंगों का, जैसे मान लो जनरल अल्ट्रासाउंड होता है, तो जो सरफेस का के अंदर का अल्ट्रासाउंड करना, उस सरफेस पे एक जेली लगाई जाती है और अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट को उस पर रखते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव वो ड्राई पे नहीं रखेगा, एक चीज देखोगे वहां जेली टाइप का लगाता है, ठीक है। तो वो जेली के ऊपर वो मूव करता है और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो बॉडी में डाला। जब ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव अंदर जाके अलग अलग टिश्यूज से, अलग अलग सिस्टम से टकराती है, तो रिफ्लेक्ट बैक होती है और वो इमेज रियल टाइम में कैप्चर होता है, ठीक है। इससे इवन आपको ब्लड फ्लो, अगर ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है उसका भी पता चलता है, उसका भी पता चलता है। अच्छा, जैसे एक्सरे का अपना नुकसान होता है, एक्सरे जो है, एक्सरे म्यूटाजेनिस भी होता है, एक्सरे डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। अल्ट्रासाउंड में ये चीज नहीं, थोड़ी देर के क्या गया, अल्ट्रासाउंड से कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि अंगों का आकार क्या है। जैसे मान लीजिए लिवर है, लिवर नॉर्मल है या एनलार्ज है, बढ़ा हुआ है। लिवर में अगर इन्फ्लामेशन है या सूजन है तो वो अलग कलर में दिखेगा। तो इंटरनल ऑर्गन का साइज, इंटरनल ऑर्गन के इन्फ्लामेशन, उसको भी अध्ययन करने में इंपॉर्टेंट यूज होता है। अगर कहीं सूजन है, इन्फ्लामेशन, तो बता देता है।
तीसरा, इंटरनल ऑर्गन में कई बार स्टोन हो जाते हैं, जैसे किडनी का स्टोन है, आपका गॉल स्टोन है। स्टोन पथरी की उपस्थिति पता चल जाती है किससे? अल्ट्रासाउंड से। कई बार देखोगे दर्द हुआ, पेट में दर्द, तो डॉक्टर को अगर लगता है कि इसको किडनी सॉरी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो अल्ट्रासाउंड कराता है। तो अल्ट्रासाउंड से आप स्टोन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्रेगनेंसी के केस में। प्रेगनेंसी के केस में अल्ट्रासाउंड हर मंथ किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन का। ये बताता है कि जो फीटस है वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है कि नहीं, कि फर्स्ट मंथ में फीटस का साइज कितना था, सेकेंड मंथ में कितना। डॉक्टर उस रिकॉर्ड को रखता है, देखता है। पहला तो ये देखा जाता है कि फीटस का ग्रोथ नॉर्मल है कि नहीं। दूसरा, एक चीज और ऑब्जर्व किया जाता है कि फीटल मूवमेंट है कि नहीं। अगर फीटस मूव नहीं कर रहा है तो कई बार होता है स्टिल बर्थ हो जाता है, नहीं फीटस का मां के गर्भ में ही डेथ हो चुका है, तो इमरजेंसी अबॉर्शन कराया जाएगा, नहीं तो मां के जीवन को खतरा होता है। तो फीटस के सर्वाइवल का और फीटस के वेल बींग का हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं, किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ठीक है, टिश्यू में भी अगर डिफरेंस होगा तो वो पता चलता है। दूसरा, आज के डेट में अल्ट्रासाउंड का एक और इस्तेमाल हो रहा है, प्रिजर्व ऑफ मिल्क, दूध को लंबे समय तक भंडारित रखने के लिए। ठीक है, जब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव मिल्क के थ्रू भेजते हैं, दूध के थ्रू भेजते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वो हिलेगा फ्रीक्वेंसी के कारण, और वो उसको इनएक्टिवेट कर देता है। ये कहा जाता है अल्ट्रासोनिक होमोजेनाइजेशन। आप जो दूध लेते हैं, इसका एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया, दूसरा इसका ये हो गया होमोजेनाइज्ड। आप जो दूध खरीदते हैं उसमें दो शब्द आप देखिएगा, एक होता है पास्चराइज्ड, दूसरा होता है पास्चराइज, और दूसरा होता है आपका ये क्या नाम है, होमोजेनाइज्ड। होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के जो मोटे मोटे ग्लोब्यूल्स हैं, दाने हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। तो होमोजेनाइजेशन का फायदा क्या होता है कि मिल्क ठीक अपीयर होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगा, और जो छाली है, फैट है, वो दूध के थैली पे नहीं चिपकेगी। कई बार आप फुल क्रीम दूध लाते हो, फ्रिज में रख दिए, दूध काट के निकाले, दूध निकला, देखोगे छाली जमा हो जाता है प्लास्टिक, जो उसके प्लास्टिक के ऊपर। ये तब होता है जब मिल्क होमोजेनाइज प्रॉपरली नहीं है। अगर प्रॉपरली होमोजेनाइज होता है तो फैट का डिपोजिशन जो आपका ये है क्या नाम है कंटेनर है, उसमें नहीं होगा, तो वो उसका फायदा। तीसरा एप्लीकेशन होता है मेटल कास्टिंग में। ठीक है, मेटल कास्टिंग में क्रैक है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप एयरक्राफ्ट के बॉडी को देखते हैं, या थर्मल पावर प्लांट है, या स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट में स्मेल्टर वगैरह बना हुआ है, तो उसका जो मेन मेटालिक बॉडी है उसमें कहीं क्रैक है कि नहीं। जब अल्ट्रासाउंड उसके थ्रू भेजा जाता है, अल्ट्रासाउंड उसके थ्रू भेजा जाता है, तो अगर उसमें क्रैक होता है या कुछ होता है तो साउंड का रिफ्लेक्शन इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसका इस्तेमाल इवेंट जो एयरक्राफ्ट के टायर्स होते हैं उसके जांच के लिए करते हैं। एयरक्राफ्ट में सबसे ज्यादा जो झेलता है वो एयरक्राफ्ट का चक्का होता है। पूरे हवाई जहाज का वजन जो है वो छोटे से 4-5 चक्के पे रहता है। आप सोचिए इतना बड़ा जहाज है, पीछे में 4-5-6 चक्का, आगे तो एक ही चक्का है। अगर टायर में थोड़ी भी गड़बड़ी है, उसमें क्रैक आ गया, इंटरनल गड़बड़ी है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मेटल भी कर सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ टायर्स भी कर सकते हैं। देन अगला एप्लीकेशन आता है इसका मेटल वेल्डिंग। दो मेटल पीस को साथ में लाए और उसमें अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं जिससे उसमें वाइब्रेशन पैदा हो, तो इसको कहता है कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें हीट जनरेशन बहुत कम होता है, इसको कहता है कोल्ड वेल्डिंग। जहां पर दो मेटल को आप जोड़े लगाए साथ में, वहीं पर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव डालते हैं, तो वहां पर जो प्रेसाइज टूल का प्रेसाइज मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के कारण वो आपस में वेल्ड हो जाता है। बाकी में तो वेल्डिंग में आप गर्म करके डालोगे तब होगा वेल्डिंग, इसको कोल्ड वेल्डिंग भी कहता है, और ये प्रेसिजन के साथ होता है। ठीक है, ये कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस होता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इसमें यूज करते हैं। देन जो आजकल सफाई के लिए होता है, जैसे डिश वॉशर होता है, डिश वॉशर है, तो जैसे यूरोप में क्या करता है, सारा बर्तन उर्तन जो है डिश वॉशर में डाल दिया अपना, उसमें साबुन उबुन डाल दिया, उसके बाद उसको रन कर दिया, वो अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज करता है।
तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव क्या करता है, जो लिक्विड है उसके अंदर उसको हिला देता है, एजिटेट कर देता है। और ये जो हाई फोर्स जनरेट हुआ, तो जो प्लेट पे, ग्लास पे, रबर पे, सेरेमिक, जिस भी तरह का आपका बर्तन, उसमें जो तेल वोल जो चिपका हुआ है वो उसको हटा देता है साबुन के साथ। तो जो डिश वॉशर सिस्टम आजकल आता है यूरोप में कई जगह, उसमें अल्ट्रा साबुन भी डालना, ऐसा नहीं कि साबुन नहीं डालना, साबुन डलेगा, उसके बाद ये अल्ट्रासोनिक वेव काम करता है। अच्छा, देन अल्ट्रासोनिक वेव का इवन इस्तेमाल करते हैं समुद्र की गहराई का पता करने के लिए। ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव गया सोनार वगैरह सिस्टम के थ्रू, नीचे हिट किया सरफेस, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो समुद्र की गहराई, समुद्र का सरफेस का अध्ययन करने का, आप देखिएगा चाइनीज नेवी, इंडियन नेवी का होता है ओशन सर्वे वेसल, जो हमारा समुद्री इलाका है उसमें गहराई कितनी है, कहां पर क्या है, शिपिंग के लिए और नेवी के लिए इंपॉर्टेंट, खाली लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उस ज्योग्राफी का पूरा डिटेल होना चाहिए। तो सी बेड पूरा सर्वे किया जाता है यूजिंग साउंड वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, डेप्थ, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर का ये सब। अच्छा, सबमरीन के मूवमेंट को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी होता है डाल डाल तू पात पात, सबमरीन कोशिश करता है साइलेंट रहने का और दूसरा कोशिश करता है उसको पता करने का, ठीक है। तो सबमरीन के मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए सोनो बॉय और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट डाले जाते हैं। अभी आप बराबर चर्चा में सुनकर रहे होगे MQ-9 रीपर, कि भारत अमेरिका से आर्म ड्रोन ले रहा है, रीपर ड्रोन MQ-9, रीपर और सी गार्डियन ड्रोन ले रहा है। ये ड्रोन की एक तो खासियत है कि लंबे समय तक उड़ सकते हैं। इस ड्रोन में कई सारे सिस्टम लगे हुए हैं जो उसको वो ड्रॉप करता है, वो पानी में चला जाके गिर जाएगा और पानी में जाने के बाद वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव इमिट करता है, जिससे दूर दूर तक वो सबमरीन को पढ़ लेता है और ये डेटा ऊपर वो सबमिट कर देता है। तो डिटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड, अंडर वाटर, देखो ना केवल सबमरीन, आज के डेट में एक और चीज हो गया है, अनमैन्ड अनमैन्ड ये अनमैन्ड सबमरीन्स वगैरह। तो ये सारा कुछ आपका एप्लीकेशन हो गया किसका, अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर भेज दूंगा, ठीक है। तो इसको इतना हम लोग रहने देते हैं। आप लोग की साइड से कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। कि नहीं करेंगे सर? ठीक है कृष्णा जी, ठीक, ठीक है सर, गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, ओके थैंक सर। यू।